करेंगे सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी से जब आप स्टार्ट करेंगे तो सेक्शन बी में अगर आप देखें तो माइक्रो का दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, गिनी कोफिशिएंट और उसकी फिर पॉलिसीज पूछी हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन कम करने की, फिर डिफरेंस पूछा मेरिट और डीमेरिट गुड का और असेस करें। तो ये उसने अगर आप अपने टॉपिक अगर आप देखेंगे तो उस टॉपिक में से अगर अब तो है सब कुछ आपने रिवाइज कर लिया, तो ये देखो आपका यूनिट 1 में से ये पूरा क्वेश्चन उसने पूछा होगा, और जो ये क्वेश्चन है ये यूनिट 3 में से पूछा होगा, यूनिट 3 का लास्ट चैप्टर है उसमें से पूछा होगा। तो दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। अब इसमें इलास्टिसिटी और डिमांड के रेफरेंस के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि वो उसने सप्लाई की कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछनी है, डिमांड और सप्लाई वगैरह की जो चीज़ें हैं, इलास्टिसिटी डिमांड वगैरह उसने AS का जो आपका सिलेबस है यूनिट 2 का, उसका उसने यूनिट 2 का जो क्वेश्चन है वो उसने आपका यूनिट 1 सेक्शन A में पूछा होगा। अगर इस तरह नेक्स्ट देखें मैक्रो का, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्वेश्चन है, सप्लाई साइड पॉलिसी है, प्रोटेक्शनिज्म है, और प्रोटेक्शन में पूरा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। और ये वाला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वेरी स्टार्ट ऑफ यूनिट 4 जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके शुरू में है, और सप्लाई साइड पॉलिसी जो है यूनिट 5 में है। तो ये उसने कम्प्रीहेंसिव का चीज़ें जो है ना काफ़ी इस हिसाब पूछे। तो हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी में उसने पूछा एक्सप्लेन करें जी हाउ गिनी कोएफिशिएंट यूज्ड टू मेजर द इनकम इनक्वालिटी एंड कंसीडर द रिलेटिव स्ट्रेंथ टू इकोनॉमिक मेजर्स रीजंस सजेस्टेड फ्रॉम सच इनइक्वालिटी इन अ लो इनकम कंट्री। तो इसमें जो डेफिनेशन देने वाली चीज़ें हैं वो गिनी कोएफिशिएंट है। गिनी कोएफिशिएंट को बताएंगे कि आप गिनी कोएफिशिएंट जो है वो हम इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। इनकम इनइक्वालिटी क्या होती है कि गैप बिटवीन द इनकम ऑफ रिच एंड पुअर, जितना ज़्यादा गैप होगा रिच और पुअर की इनकम में उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी होगी। उसके मेजरमेंट के लिए जो हम कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं वो गिनी कोएफिशिएंट है। गिनी कोएफिशिएंट क्या है, ये आपको लिखा हुआ है कि गिनी कोएफिशिएंट क्या है, वो 0 और 1 के दरमियान में होगा, और जब इसकी वैल्यू 1 होती है तो असल में परफेक्ट इनइक्वालिटी है, और जब इसकी वैल्यू जो है वो 0 होती है तो परफेक्ट इक्वालिटी को शो करता है। तो असल में परफेक्ट इक्वालिटी भी नहीं है किसी भी कंट्री में पॉसिबल, और परफेक्ट इनइक्वालिटी भी किसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। तो आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है कि गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है। और गिनी कोएफिशिएंट जब आप डिफाइन करते हैं तो आपने ये 0 और 1 का ये ज़रूर एक्सप्लेन करना है कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है। ठीक है, ये हमने G0 बता दिया कि परफेक्ट इक्वालिटी को शो करता है, 1 शो करता है परफेक्ट इनइक्वालिटी को, लेकिन दोनों पॉसिबल नहीं है। इसकी वैल्यू 1 और 0 के दरमियान में होती है। जितनी वैल्यू इसकी 1 के करीब होगी उतनी इनइक्वालिटी उस कंट्री में ज़्यादा, जितनी इसकी वैल्यू 0 और 0.5 के दरमियान होगी उतनी इनइक्वालिटी कम होगी। ये आपने डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज़ और डेफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो लो इनकम कंट्री है। तो लो इनकम कंट्री के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हम A2 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आप इसी इनकम के रेफरेंस से बताना है कि ये ऐसा कंट्री होता है जिसकी पर कैपिटा इनकम कम होती है। अब ऐसे कंट्री में हमने उसने क्वेश्चन में पूछा हुआ कि 2 रीजन बताएं कि क्यों होती है इनकम इनइक्वालिटी। तो आपने बताना है जनाब के जो इनकम इनइक्वालिटी है, सबसे पहली बात एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, ये एनालिसिस। अब पैराग्राफ 1 में आपने क्या किया, जी को प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया और इनकम इनइक्वालिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया। पैराग्राफ नंबर 2 में आएंगे और एक आप रीजन पहले यहाँ पे बता दें कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों को यहाँ पे कम मिलती है। क्यों कम मिलती हैं? जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है तो उसकी वजह से लोगों की जो इनकम है वो इनकम क्या होगी, कम होगी। जब इनकम कम होगी तो उसकी वजह से वो अपनी जो डिमांड फॉर नेसेसिटीज और लग्जरीज दोनों वो फुल नहीं कर पाते इनकम कम होने की वजह से। तो ये एक रीज़न इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होनी। इसी के साथ आप लिंक वैसे कर सकते हैं, इसने वैसे और भी बताए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्यों कम है, इसकी भी रीज़न आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों कम होती है कि लोग बैंकों में सेविंग कम करते हैं। जितनी बैंकों में सेविंग कम होगी उतनी इन्वेस्टमेंट कम होगी, उतना लोग लोन यानी कि मनी सप्लाई कम होती है। ये पूरी रीज़न आप एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पॉइंट, आप इवैल्यूएशन ऑफ द एनालिसिस ऑफ द पॉइंट आप हाउएवर बताएंगे कि इसमें ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब 2 रीज़न आपने बतानी है तो इसने बहुत सारी यहाँ पर डिस्कस की है। दूसरी आप डिस्कस कर सकते हैं, ये पुअर वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आमतौर पे ये ऐसे कंट्रीज, वोकेशनल ट्रेनिंग कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ लोग जो हैं इनको
जो वोकेशन होती हैं या ऐसी ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग का पर्पस जो बेसिक बाय डेफिनेशन होता है कि 2 या 3 मंथ में आपको कोई ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए जिससे आप जॉब गेट कर सकें या जॉब हंट कर सकें। जैसे पाकिस्तान में भी आप देखें कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं टेप्टा के नाम से, TEVTA, टेक्निकल एंड एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मरी रोड के ऊपर हैं, इधर आसपास हैं, पूरे पंजाब के अंदर भी हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि लोग AC ठीक करने का काम, गाड़ियों ठीक करने का काम, ये इस तरह प्रॉपर सीखते हैं, उन्हें डिप्लोमा 2-3 महीने मिल जाए, इसे कहते हैं पुअर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें लोग क्या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ पुअर है। पुअर हम बात कर रहे हैं लो इनकम कंट्री की, तो लो इनकम कंट्री में ये हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, लोग जाते नहीं है इस तरफ, या तो अनअवेयरनेस है, अवेयरनेस नहीं है उनको, लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस है, जिस लोगों को पता नहीं है। अगर लोग वो स्किल अभी डेवलप कर लें तो वो हायर इनकम अर्न कर सकते हैं, जिससे इनक्वालिटी कम हो सकती है। लेकिन लोग इस तरफ जाते नहीं हैं, या तो उनके पास इंफॉर्मेशन फेलियर है कि उनको आप में से अभी जो मैं बता रहा हूँ तो आपको अब पता चला होगा काफ़ी लोगों को, या मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो जो लोग पहले नहीं थे या जो लोग अभी ज्वाइन किया उनको ये पहले पता ही नहीं होगा। तो इन्फॉर्मेशन फेलियर है, गवर्नमेंट को प्रॉपर इसको अनाउंस करना चाहिए, और ताकि लोग वहाँ जाके अपनी एजुकेशन गेट कर सकें। अब 2 हम उस रीज़न पूछे, 2 हमने बता दिए, लेकिन हम ये तीसरी भी बता देते हैं। पेपर में 2 पूछी, हमें 2 ही बतानी है, और 2 ऐसी बताएं जिसमें आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। तो तीसरा पैराग्राफ अब आपका आ गया, जिसमें पहला पैराग्राफ में डेफिनेशन लिख दी, 2 पैराग्राफ में 2 प्रॉपर एक्सप्लेन कर दी एनालिसिस के साथ, पावर पॉइंट के साथ। अब ये चौथा पैराग्राफ आपने वैल्यूएशन के वजह से लिखना है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें, पेपर में 2 ही लिखनी है, लेकिन हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। पुअर वोकेशन की वजह आप ये वाला पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, हम लोग एजुकेशन और हेल्थ पे स्पेंडिंग नहीं करते। जब एजुकेशन और हेल्थ पे स्पेंडिंग नहीं करते तो हम बेटर लेवल ऑफ एजुकेशन गेन नहीं कर पाते। जब बेटर लेवल ऑफ एजुकेशन गेन नहीं कर पाते तो फिर हमारे जो है वो बेटर जॉब नहीं मिलती। और अगर हम हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग जब नहीं करते, हम खाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, पाकिस्तानी पीपल जो है वो हेल्थ अवेयरनेस हमारे अंदर बहुत कम है। तो उसकी जब आप बेटर हेल्थ नहीं होती तो आप बेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं कर सकते अपने ऑफिस में जाकर। और इसकी वजह क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो कम बजट, जो है गवर्नमेंट के पास इतना बजट नहीं होता कि वो स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए जहाँ पे आपको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके। अब एजुकेशन, यहाँ के हावर पॉइंट भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ ऐसी होनी चाहिए जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी कि ऐसी एजुकेशन लें जिसका बाद में बेनिफिट हो, इसकी फ्यूचर में डिमांड कम नहीं होनी चाहिए, डिमांड ऑफ दैट स्किल या दैट एजुकेशन। और इसके हावर पॉइंट में आप जाके वहाँ पे लिख सकते हैं कि जनाब ऐसा ना हो कि ब्रेन ड्रेन हो जाए, ये भी इसका हावर पॉइंट है। अब इसमें 1-2 पॉइंट यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, 1-2 आप जाके वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं वैल्यूएशन में। सर इसमें एग्रेसिव टैक्सेस का बता सकते हैं? किसका एग्रेसिव टैक्सेस का क्या बताएंगे उसका? सर ये पॉलिसी की होनी चाहिए सर, पुअर और सर रिच को कंपेयर करने, अगर उन पे अगर टैक्सेस का बता दें। हाँ वो बता सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि जो चीज़ें सिलेबस में लिखी हुई ना आप उसी के ऊपर फोकस करें। अगर आप इधर उधर जाएंगे ना तो वो असल में फिर वो ऐसे जनरल डिस्कशन बन जाएगी। तो कैम्ब्रिज का जो सिलेबस है आप उस सिलेबस को फोकस करें, और जो चीज़ें सिलेबस में या बुक में एंटर की हैं आप उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, फिर फर्दर आपने बताना है अब कि गवर्नमेंट के पास इसके कॉस्ट कम होती है ये सारे काम करने। अब इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो गवर्नमेंट ने प्रपोर्ट करी है ना, तो गवर्नमेंट के पास क्या प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर, गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं होते। फिर ये पॉलिसी अगर गवर्नमेंट यूज़ करेगी तो उसमें ब्रेन ड्रेन के चांसेस हैं और टाइम टेकिंग भी हो सकते हैं। ये आपने एवैल्यूएशन में जाके लास्ट पैराग्राफ अपना एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है जी। तो ये जब आपने लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन कर दिया तो उसकी वजह से फिर आप बता सकते हैं कि ये एवैल्यूएशन पॉइंट, एवैल्यूएशन में आपने ये 3-4 पॉइंट, आपको 2-3 पॉइंट ये वाले बताएं वो लिख दें एक। अच्छा, मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 1-2 पॉइंट आपने एनालिसिस के इन्हीं पैराग्राफ के अंदर ही मेंशन कर देने हैं। इसका पॉइंट ये भी मेंशन करें, इसका ये करें, और कुछ 1-2 पॉइंट आप संभाल के रखें जो आपने एंड पे डिस्कस करने हैं। तो ये मैक्सिमम 1.5 पेज का आपका ये बनता है, और ज़्यादा ये लिखने वाला क्वेश्चन नहीं क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं है। तो लो इनकम कंट्री को डेफिनेटली हमें क्या होता है कि ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी। स्ट्रेंथ हुई, हमने डिस्कस की कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, कि ये पॉलिसीज क्यों वीक हैं या क्यों उनकी स्ट्रेंथ नहीं है। तो हमने बता दिया, अभी ब्रेन ड्रेन हो जाता है और टाइम टेकिंग पॉलिसीज होती हैं और इनकी फ्यूचर में डिमांड कम हो जाती है और गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते। ये आपने
अब इसकी स्ट्रेंथ इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, आपने ये बताना है, वैल्यूएशन हमें यही बताना होता है। इसी का बी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक्सटेंड टू विच गवर्नमेंट पॉलिसीज टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम एंड वेल्थ आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। क्या ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज यूज़ करेगी, किस हद तक ये पॉलिसीज कामयाब होती हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पूछी हुई है। यहाँ पे वो मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और जो सप्लाई साइड पॉलिसी है, इन पॉलिसीज का रेफरेंस बिल्कुल नहीं देना हमने। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, और वो आप यूनिट 3 का जो लास्ट चैप्टर देखेंगे उसमें वो सारी पॉलिसीज जो है वो डिस्कस की हुई हैं, जिसमें ये देखो आप देखेंगे जब तो आपको याद आएगा कि वो मिनिमम वेज पॉलिसी है, ट्रांसफर पेमेंट वाली पॉलिसी है, प्रोग्रेसिव, अब ये जो आप अभी जो सजेशन एक आई थी प्रोग्रेसिव टैक्स वाली पॉलिसी आपने यहाँ पे यूज़ करनी है, जो भी आप बोल रहे थे। फिर स्टेट प्रोविजन प्रोवाइड करेगी एसेंशियल गुड्स सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 5 पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पे आपने 2 या 3 बतानी है, सारी पॉलिसीज नहीं बतानी, सिर्फ 2 बतानी है आपने यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपने, कोई सी पॉलिसी यहाँ पे बता दें। पहले डेफिनेशन में देखिए अब क्या आएगा, डेफिनेशन में बताना है कि पॉलिसीज के नाम बता दें, आइडेंटिफाई कर दें नाम, तो भाई ये 5 पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। वैसे 6-7 थी, इनफॉर्मल इकोनॉमी वाली भी थी अगर आपको याद हो, तो एक आध और थी, तो इनहेरिटेंस टैक्स वाली भी थी और एक और थी, तो लेकिन ये 5 हैं, पॉपुलर ज़्यादा है, तो आपने ये नाम बता दिए। और ये पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ करेगी किसके लिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ के लिए, बाज़े में रखनी है कि गवर्नमेंट ये पॉलिसी इसलिए यूज़ करेगी कि लोगों की इनकम जो है और वेल्थ जो है वो राइज कर जाए। हमने जो डिबेट करनी है कि क्या ये पॉलिसीज किस हद तक, एक्सटेंट किस हद तक ये पॉलिसी सक्सेसफुल होंगी। तो पहले हम बात करते हैं जी मिनिमम वेज। मिनिमम वेज में जो है वो आपने डायग्राम भी बना लेनी है, और मिनिमम वेज की डायग्राम जो है वो एग्ज़ाम में आपकी बनी हुई है, नोट्स में भी बनी हुई है, और आप इससे बना भी सकते हैं। ये मैं आपको एक दफ़ा भी बना के बता देता हूँ। ये क्या थी डायग्राम मिनिमम वेज वाली, कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट मार्केट रेट ये चल रहा है, ये डिमांड ऑफ लेबर है, सप्लाई ऑफ लेबर है, और यहाँ पे वेजेस ऑफ लेबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है। तो मार्केट वेज रेट चल रहा है ये वाला। लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी यूज़ करते हुए वेजेस यहाँ पे सेट कर देती है, इसे कहते हैं डब्ल्यू मेन। इससे क्या होगा कि जो लो इनकम वर्कर्स हैं उनकी सैलरी जो है या उनकी वेजेस क्या कर जाएंगी, राइज कर जाएंगी। जब वेजेस राइज करेंगी तो उनकी इनकम राइज करेगी, इनकम के राइज करने से वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज अफोर्ड कर सकते हैं। जब ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज अफोर्ड कर सकते हैं तो वो क्या करेंगे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो जाएगा। जब लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट सारे आपने बता देंगे, जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम में डायरेक्ट उस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं वो मैटर करेगा, और वर्कर्स जो है उनकी वेजेस राइज कर जाएंगे। अब इसके हाईओवर पॉइंट क्या है, इसके 2 हाईओवर पॉइंट बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और वो हाईओवर पॉइंट क्या है, एक यहाँ डिस्कस करने, आप वैल्यूएशन में जाकर एक डिस्कस कर सकते हैं। पहला हाईओवर पॉइंट कि पहले वर्कर इतने काम कर रहे थे, इतने वर्कर को जॉब मिली हुई थी, लेकिन जब वेजेस राइज कर गई तो अब वर्कर की तादाद कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि डिमांड, जो वर्कर, जो फर्म्स हैं, फर्म्स आर रिलक्टेंट टू हायर वर्कर एट दिस लेवल ऑफ वेजेस, यानी कि डिमांड फॉर वर्कर कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि फर्म्स जो हैं वो रिलेक्टेंट होती थी ज़्यादा पे देने के लिए। दूसरा इसका जो वैल्यूएशन पॉइंट है वो आप कहना है कि इसमें ये जो है इतनी अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर गई है। अब ये वो लोग हैं जो कि काम अब करना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं मिलेगा क्योंकि वर्कर्स रिलेक्टेंट, फर्म्स रिलेक्टेंट हैं, और ये वो लोग हैं जिन्हें पहले से जॉब मिली हुई थी लेकिन ये अनएम्प्लॉयड हो गए। ये 2 पॉइंट आपके हावर पॉइंट आपने इसमें डिस्कस करें, तो उसकी स्ट्रेंथ ये मैटर करेगी। एक और जो एनालिसिस में जाके आप डिस्कस करना है, ये भी हम दूसरा तीसरा पैराग्राफ कर रहे हैं। एनालिसिस या एवैल्यूएशन में एक और पॉइंट आप डिस्कस कर सकते हैं कि पीईडी ऑफ द गुड्स मैटर करेगी, यानी कि ये जो डिमांड और वर्कर जो गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, डिमांड ऑफ वर्कर जो है वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है, डिमांड ऑफ लेबर वो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो गुड्स और सर्विसेज आप प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, उसकी पीईडी लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये चीज़ भी मैटर करेगी। फिर आपका वर्कर का प्रोफेशन क्या है, टाइप ऑफ प्रोफेशन, आपका प्राइमरी सेक्टर का प्रोफेशन है, सेकेंडरी सेक्टर का या टेस्ट सेक्टर का। ये 2 से 3 पैराग्राफ देखो, बड़े हेल्दी किस्म के पैराग्राफ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो कि इस क्वेश्चन में उसने पूछे हुए हैं, और ये सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस किए हुए हैं। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड वाला, अच्छा इसमें एक और सेल्फ एम्प्लॉयड होता है कि आप गवर्नमेंट कोई ऐसा काम नहीं कर रही
जिससे आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं खुद बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी यूज करनी चाहिए। दूसरी पॉलिसी आप बता दें प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स की। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स में क्या है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स में आपने बताना है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो ऐसी गवर्नमेंट यूज करेगी कि जो टैक्स है ना वो जिन लोगों की इनकम ज्यादा है उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाए, ठीक है। यानी कि जिसकी इनकम वाई जिसका ज्यादा है गवर्नमेंट उससे टैक्स भी ज्यादा ले, और इससे क्या होगा कि जो टैक्स एबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा जो है वो गवर्नमेंट जिनकी इनकम ज़्यादा है उससे टैक्स ज़्यादा लिया जाए, और वो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये टैक्स का पैसा फिर गवर्नमेंट यूज़ करेगी उन लोगों के ऊपर जिनके पास इनकम नहीं है। लेकिन इसमें जो हाउएवर पॉइंट है वो ये है कि डिसइंसेंटिव टू वर्क राइज कर जाएगा। जिन वर्कर के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे वो कहेंगे जी हमसे पैसा लेके तो आप गवर्नमेंट हमारी जो लाइफ है वो तंग करके या हमसे टैक्स ज़्यादा लेके गवर्नमेंट उन लोगों के ऊपर स्पेंड कर रही है जो कि काम नहीं कर रहे। तो एक जो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है कि लोग जो है आपका कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में जा सकते हैं, ब्रेन ड्रेन भी जिसको हम कह सकते हैं, और इंसेंटिव ऑफ द वर्क जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो और वो लोग अपने आप को फील करेंगे। अब दो पॉलिसीज तो आपने बता दी, लेकिन एक आध पॉलिसी और आप यहाँ डिस्कस करते हैं कि एक और पॉलिसी है वो आप बता दें जी, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अल्टरनेट पॉलिसी गवर्नमेंट क्या यूज़ कर सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंड करे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो गवर्नमेंट स्पेंड करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉजिटिव पॉइंट क्या होते हैं कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि रोड बनेंगे, कम्युनिकेशन बेटर होगी, कम्युनिकेशन की वजह से बेटर मूवमेंट, लोग बेटर मूव कर सकेंगे, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आसानी से जाएंगे। तो यहाँ से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ द लेबर, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी जो है वो राइज करेगी, और जोग्राफिकल मोबिलिटी वो भी राइज करेगी। लेकिन लोग ऐसी जगह मूव करेंगे जहाँ पे उन्हें वर्क जो है वो अवेलेबल है, तो ये प्लस पॉइंट है इसका, ठीक है। लेकिन हाउएवर पॉइंट इसका क्या होगा कि लोग मूव जब करेंगे तो मूव करने से आपके यहाँ लेबर की जो शॉर्टेज है वो क्रिएट हो सकती है। और दूसरा, क्या कॉस्ट ऑफ मूवमेंट इजी है? ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे कॉस्ट, जहाँ पे मूव करना था वहाँ पे कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ज़्यादा है, यानी कि वीज़ा जैसे मिलना मुश्किल होता है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर डिस्कस करें। फिर हाउएवर पॉइंट में आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए, और ये टाइम टेकिंग है। ये दो पॉइंट है जो कि आप यहाँ बाद में जाके एवेल्यूशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये देखो आपने 3 से 4 हेल्दी पैराग्राफ जो है वो इसके लिख दिए। तो अब आप वैल्यूशन में जाके वही बातें जो मैंने पहले आपको बताई हैं वो वैल्यूशन उस बातें संभाल के रखें कि टैक्स अगर गवर्नमेंट इंक्रीज करे तो कितना इंक्रीज करे, मिनिमम वेज अगर गवर्नमेंट राइज करती है तो कितनी राइज करे, उससे एम्प्लॉयमेंट पर जो फ़र्क पड़ने वाला है। फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी कि क्या यहाँ पे ये भी बात है कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी कितनी है। गवर्नमेंट अगर लोगों को कहती है कि मिनिमम वेज दें तो क्या फर्म्स रेडी है मिनिमम वेज पे करने के लिए, या टैक्स अगर गवर्नमेंट देती है तो ऐसा तो नहीं है कि लोग टैक्स अवेड करना शुरू कर दें। टैक्स एवेड का मतलब कि लोग टैक्स से जान छुड़ाना शुरू कर दें, लीगली टैक्स पे ना करें। तो ये वो पॉइंट है जो कि आपने एवेल्यूशन में डिस्कस करने हैं, उन्हीं पॉलिसी से रिलेटेड जो हमने भी डिस्कस किया, ये आपने लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस करना है। तो उसमें जो पूछा हुआ था ना कि किस एक्सटेंट तक ये जो पॉलिसी सक्सेसफुल होगी, तो आपने बताना है कि ये चीज़ें मैटर करेंगी इसकी पॉलिसी की सक्सेस में। ये जो हमने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किया। तीसरा क्वेश्चन आपका आ गया जी, ये आपको चॉइस के ऊपर क्वेश्चन है, ये बड़े ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ ईच explain the difference between a merit good and demerit good and consider whether subsidy given to merit good will always be effective in increasing its consumption। ये हम पहले भी ये तीनों चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, इसे जल्दी से कर लेते हैं। पहले मेरिट गुड की डेफिनेशन, डीमेरिट गुड की डेफिनेशन और सब्सिडी की डेफिनेशन, ये तीन चीज़ें हैं जो आपने डेफिनेशन बतानी है। तो मेरिट गुड क्या है? अंडर कंज्यूम होती हैं, अंडर प्रोड्यूस होती हैं क्योंकि इंफॉर्मेशन फेलियर है, लोगों के इसके बेनिफिट का सही पता नहीं है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन और हेल्थ, ये 3 से 4 स्टूडेंट्स लिखें। दूसरी डीमेरिट गुड्स क्या हैं? ओवर कंज्यूम होती हैं, ओवर प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर बिकॉज पीपल कैन नॉट जज राइट लॉस ऑफ दिस यूजेज ऑफ द गुड। फॉर एग्जांपल स्मोकिंग और रैश ड्राइविंग, ये बात यहाँ पे खत्म। तीसरी बात सब्सिडी क्या होती है? फाइनेंशियल हेल्प
फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स। ठीक है, मेरिट गुड्स का स्पेशल बताना है, डीमेरिट गुड्स ही बताना है, और इससे जो सप्लाई कर रहा है राइट्स पे शिफ्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपकी डायग्राम बनाने से पहले पहले आपने डेफिनेशन सारी ये पहले पैराग्राफ में लिख दी। अब दूसरा पैराग्राफ क्योंकि उसने पूछा था, क्वेश्चन का ज़ेन रखना, कंसीडर वेदर अ सब्सिडी गिवन टू अ मेरिट गुड विल ऑलवेज बी इफेक्टिव। मेरिट गुड पे सब्सिडी दी जाए तो वो इफेक्टिव होगी। तो पहले आपने इसकी डायग्राम बना देंगे कि सब्सिडी की डायग्राम क्या होती है। बल्कि आप यहाँ बता सकते हैं कि सब्सिडी दो तरह की होती है, एक एड वैल्यूम सब्सिडी है जो परसेंटेज ऑफ प्राइस के ऊपर लगेगी, दूसरी स्पेसिफिक सब्सिडी है जो कि पर क्वांटिटी जो है वो चार्ज की जाती है। फिर आप इसकी डायग्राम बना दें कि सब्सिडी जब गवर्नमेंट देगी तो ये क्रॉस बनाएं, डिमांड सप्लाई, पहले प्राइस P1 थी और ये से ऐसे प्रॉपर ज्वाइन करना है, और क्वांटिटी Q1 थी। जब सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने तो ये S1 S2 पे शिफ्ट हो गई, और इसके शिफ्ट होने की वजह से प्राइजेस जो है वो कम कर गई। आपने स्पेशल मेंशन करना है और एक्सप्लेन करना है इन वर्ड्स कि जनाब सब्सिडी दी गई है, इस सब्सिडी की वजह से प्राइजेस कम हो गई हैं और क्वांटिटी जो है वो उस प्रोडक्ट की राइज कर दी है। तो इसका बेनिफिट मेरिट गुड का होना चाहिए कि इसको फिर लोग ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें। ये आपने पहले ये बता दें। फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में बता दें कि इसमें हावर पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट हावर पॉइंट PED इन इलास्टिक तो नहीं है इसकी, अगर इन इलास्टिक है या इलास्टिक है तो इससे फ़र्क पड़ेगा। डायग्राम से वैसे ज़्यादा समझ लग जाएगी। अगर यही कर हम ऐसी बनाते हैं जो कि इन इलास्टिक होती है तो फिर सब्सिडी की अमाउंट पे क्या फ़र्क पड़ता। बल्कि एक और चीज़ आप बता सकते हैं, वो हमने नोट्स में की है कि सब्सिडी का ये जो बर्डन है, ये सब्सिडी का बेनिफिट किसको जाएगा और ये सब्सिडी का बेनिफिट किसको जाएगा। और ये ऊपर वाला बेनिफिट जो है वो प्रोड्यूसर को होता है, नीचे वाला बेनिफिट कंज्यूमर को होता है। ये ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा कि टैक्स में क्या होता था, ऊपर वाला कंज्यूमर को होता था, नीचे वाला प्रोड्यूसर को होता था। इसमें प्रोड्यूसर और कंज्यूमर ये ज़रा कंफर्म कर लीजिएगा। अगर कोई मैं ऊपर नीचे बोल रहा हूँ तो उधर से कंफर्म कर लेना। अच्छा, PED की इलास्टिसिटी मैटर करेगी, सब्सिडी की अमाउंट मैटर करेगी। सब्सिडी जो है गवर्नमेंट और जगह यूज़ कर सकती थी जो कि यहाँ पे यूज़ करते हैं, ऑपोजिट कॉज जिसको हम कहते हैं। तो ये वो सारे पॉइंट हैं जो आपने यहाँ पे डिस्कस कर देने हैं। और अल्टरनेटिव पॉलिसी भी ज़रूर बताएं। जब उसने कोई स्पेशल किसी पॉलिसी का नाम लेके पूछा होता है तो आप उस अल्टरनेटिव पॉलिसी बताएं कि गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकती थी। इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड, गवर्नमेंट मीडिया यूज़ करे, जैसे मोबाइल फ़ोन आप करते हैं तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो ये तीसरा चौथा आपने पैराग्राफ इसके ऊपर लिख दिया। और फिर एवेल्यूशन में कि इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ सोर्सेज है, सब्सिडी को लोग एज ए ग्रांटेड ले लेते हैं, सब्सिडी की ऑपोजिट कॉस्ट है, और वो इनएफिशिएंट भी फर्म बन जाती हैं कि हमें गवर्नमेंट हेल्प तो कर रही है। तो ये आपने चीज़ें जो हैं वो यहाँ बता देनी है। तो आपने बताना कि सब्सिडी जो है वो हेल्पफुल है, लेकिन इसके अलावा और पॉलिसी भी यूज़ हो सकती थी। अप टू सम एक्सटेंट आपने बताना कि अप टू सम एक्सटेंट इसके बेनिफिट होते हैं। फिर इसी का बीजो पार्ट है, मिनिमम प्राइस इज लाइकली टू द बेस्ट पॉलिसी टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड। डीमेरिट गुड को हम पहले पैराग्राफ में डिफाइन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी है कर सकते हैं, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन करें तो बार बार डेफिनेशन जरूरत नहीं है, लेकिन एक लाइन लिखने में हर्ज नहीं है अगर आपको नंबर मिल जाए कि डीमेरिट गुड ऐसी गुड्स हैं जिस पे ओवर कंज्यूम होती हैं, ओवर प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इसके जो कॉस्ट का जो एस्टिमेशन है वो कंज्यूमर सही तरीके से नहीं कर पाता कि इसकी कॉस्ट या इसका नुकसान उसका ज़्यादा है। एग्जाम्पल दे दें स्मोकिंग या रैश ड्राइविंग। मिनिमम प्राइस की डायग्राम आप बनाएंगे। मिनिमम प्राइस की डायग्राम हम आप बना रहे हैं इस पर्पज़ के लिए कि हम यहाँ बताएंगे कि ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो पहले अभी डिमांड और सप्लाई बना के मिनिमम प्राइस हमेशा होती है इक्विलिब्रियम से ऊपर, ये P है और ये P मेन। जैसे अभी वेजेस अभी बनाई ना, ये बिल्कुल जैसे मिनिमम वेजेस थी वैसे ये डायग्राम। तो गवर्नमेंट ने ये P मेन का मतलब कि गवर्नमेंट ने प्राइस इसकी ज़्यादा कर दी। इसकी वजह से क्या होगा कि पहले डिमांड इस प्रोडक्ट की इतनी थी, अब इस प्रोडक्ट की डिमांड कम होकर ये Q1 पे आ जाएगी। यही गवर्नमेंट चाहती थी कि डीमेरिट गुड लोग कम कंज्यूम करें। ठीक है जी, ये आपने इसका डायरेक्ट इफेक्ट बता देना है कि इसकी प्राइस ज़्यादा होने से लोग इसकी कंजम्पशन कम करेंगे। लेकिन अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं इसका नुकसान कितना है। तो लोगों को असल में उस नुकसान का जब तक पता नहीं होगा, लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करना बंद नहीं करेंगे। दूसरा जो इसका एनालिसिस का पॉइंट आप लिखना है कि हाउ एवर PED ऑफ द प्रोडक्ट मैटर करेगी। अगर कोई ऐसी चीज़ लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे एडिक्ट है या हैबिट है तो उसकी इनइलास्टिक होती है। उसमें प्राइस ज़्यादा करने से शॉर्ट टर्म में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है लॉन्ग रन में जाके फ़र्क पड़े इसका। ये आपने हावर पॉइंट बता दिया। और फिर वही बात, जब आपने इस तरह ये कोई पॉलिसी पूछी होती है तो आपने अल्टरनेट पॉलिसी जरूर बतानी है। तो अल्टरनेट पॉलिसी क्या हो सकती है
कि या तो यह है कि गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर आप इस पर बेहतर लिख सकते हैं तो इस पर लिखें कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, एजुकेट करे लोगों को। एजुकेशन करने से ये होगा कि जब लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी कि ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छी नहीं है, डीमेरिट गुड स्मोकिंग अच्छी नहीं है, तो लोग इससे बाज आ जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान क्या होगा कि गवर्नमेंट के पास कौन सा गवर्नमेंट मीडिया यूज़ करे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, टीवी पे न्यूज़ चलाए, मोबाइल पे दे, कहाँ पे दे, फिर इसकी कॉस्ट आएगी, ऐसे फ्री में तो ये ऐड चलेगा। तो ये आपने 2-3 इसके वैल्यूएशन पॉइंट बता देने, और पीईडी यहाँ भी मैटर करेगी। तीसरी चीज़, क्या वो टारगेट ऑडियंस के पास वो इन्फॉर्मेशन जा रही है कि नहीं जा रही, जो आपने ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है कि लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से बाज आ जाएं, तो क्या वो टारगेट ऑडियंस के पास बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। ये आपने 2 वैल्यूएशन के पॉइंट उधर बताने हैं और 1-2 पॉइंट आप यहाँ बताने हैं। या अगर आप इनकरेज हैं, दूसरी एक पॉलिसी है, वो कौन सी वाली है, टैक्सेस वाली। इनडायरेक्ट टैक्स अगर लगा दिया जाए तो फिर भी लोग बाज आ सकते थे, उसमें भी आप डायग्राम बनाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्स जब लगेगा, इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा तो उसमें क्या करना है, सप्लाई S1 से S2 पे इधर शिफ्ट होगी। तो पहले प्राइस P1 थी, अब इसकी प्राइस P2 है, तो इसकी वजह से क्वांटिटी जो है वो इसकी कम हो जाएगी। ये 1, ये 2 और इसका इफेक्ट इसके ऊपर आएगा। लेकिन इसमें भी फिर वही बात वैल्यूएशन को पॉइंट बताएंगे कि पीईडी मैटर करती है, वो लेस 1 तो नहीं है। फिर बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर ज़्यादा आएगा, वो डिपेंड करेगा, बर्डन ऑफ टैक्स वो पीईडी के ऊपर मैटर करेगा। फिर गवर्नमेंट टैक्स कितना ज़्यादा लगाया है, यानी कि साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टैक्स मैटर करता है, साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सप्लाई मैटर करती है कि सप्लाई कितनी शिफ्ट होगी लेफ्ट वर्ड। ये चीज़ें आपने 2 पॉइंट आपने एनालिसिस के यहाँ पे डिस्कस कर देने और 2 आपने एंड पे जाकर डिस्कस करने। अब एक्सटेंट, वही बात कि किस हद तक ये पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल है, तो वो आपने बताना है कि ये डिपेंड करेगा इस चीज़ के ऊपर कि गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस कितनी इंक्रीज की है। जैसे हमने ये अभी जो मिनिमम प्राइस की डायग्राम बनाई, अगर गवर्नमेंट, जैसे अभी आपको डायग्राम जो बनाती है जो नजर आ रही है स्क्रीन के ऊपर, अगर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस इंक्रीज तो करे, लेकिन सिर्फ इतनी इंक्रीज करे तो क्या इससे फर्क पड़ेगा, या इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दे इससे फर्क पड़ेगा। इसको हम एक्सटेंट कहते हैं। ये एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट कितनी है, ये एक्सटेंट है या ये वाली ऊपर वाली एक्सटेंट है, तो ये चीज़ आपने बताना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा गवर्नमेंट प्राइस कितनी ज़्यादा इंक्रीज करती है। अगर ये वाकई कोई ऐसी डीमेरिट गुड है जो लोगों को यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो डेफिनेटली इसका फिर एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट ज़्यादा होनी चाहिए। फिर रिस्पॉन्स फ्रॉम कंज्यूमर किस तरह का आ रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स फ्रॉम कंज्यूमर का मतलब है कि कंज्यूमर ने कैसे यूज़ करना बंद किया कि नहीं किया, वो गवर्नमेंट के पास डाटा अवेलेबल होना चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि पॉलिसी कितनी कामयाब हुई है या नहीं हुई। ये अल्टरनेटिव पॉलिसी अगर आपने उसके ऊपर डिबेट करनी है, तो वही बातें जो आपको बताइए कि शिफ्ट या एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट कितनी है, और पीईडी कितनी मैटर करती है, और बर्डन ऑफ टैक्स किस पे जाएगा। फिर आपका आ जाता है जी यूनिट सेकंड सेक्शन आ जाता है। इसमें उसने 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन करें व्हाट इज मेंट बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी एंड कंसीडर द एक्सटेंट व्हिच इट कैन एक्सप्लेन इकोनॉमिक ग्रोथ इन सच एन इकोनॉमी। क्या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ शो कर सकता है? तो यहाँ पे 2-3 डेफिनेशन है। पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बताएं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ द फंड्स बिटवीन 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। वो 4 सेक्टर कौन से हैं? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड। बस ये लिख देना। और आप यहाँ पे बता दें कि क्योंकि बिकॉज इट इज ओपन इकोनॉमी, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड भी शामिल की है। ये डिफाइन कर दिया। 2 सेंटेंस आपने 2 डेफिनेशन डिफाइन कर दी। फिर आपने एक डेफिनेशन लिखनी है इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है कि व्हेन देयर इज राइज इन द जीडीपी। ये आपने डेफिनेशन 4 लिख दी। अब डेफिनेशन लिखने के बाद अब आपने बताना है, अब अगर डायग्राम विद हेल्प ऑफ डायग्राम उसने कहा हुआ है, तो आपने डायग्राम प्रॉपर बनानी है। डायग्राम कौन सी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाली डायग्राम, ठीक है। सर्कुलर फ्लो बुक में से आप देख सकते हैं, नोट्स में भी है ये डायग्राम कि क्या होते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या करते हैं? हाउस होल्ड एक चीज़ है, सेक्टर है, और एक सेक्टर है फर्म्स। तो जितने भी हाउस होल्ड हैं वो फर्म्स में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उस सर्विसेज के अगेंस्ट ये क्या लेके आते हैं? इन्हें पेमेंट्स या अर्निंग या वेजेस मिलती हैं। और ये फर्म्स पे क्या बनाते हैं? फर्म्स में गुड और सर्विसेज बनाते हैं। वो गुड और सर्विसेज फर्म्स बना के मार्केट में रख देते हैं। मार्केट में वो गुड्स और सर्विसेज बना के रख दी जाती हैं। हाउस होल्ड को जो पैसे मिले, ये पैसे लेके जाते हैं मार्केट में और इन्हें स्पेंड करते हैं। जब ये पैसे स्पेंड करते हैं तो वो पैसे वापस किसके पास आ जाते हैं? वो फर्म्स के पास पैसे, वो उनकी पेमेंट्स वापस आ जाती हैं। लोगों के पास क्या लोगों को मिल जाती हैं? गुड्स और सर्विसेज। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी भी हमने बनाई है। फिर गवर्नमेंट को आपने ऐड करना है। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को और फर्म्स को, दोनों को क्या प्रोवाइड करती हैं? पब्लिक गुड्स और मैरिज गुड्स।
पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स, और उसके एवज फर्म्स गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं और हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। चौथा सेक्टर ओपन इकोनॉमी, जो कि क्वेश्चन में उसने मेंशन किया हुआ है, वो इंटरनेशनल ट्रेड है, X-M। तो हाउस होल्ड भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं उससे पैसे बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं उससे पैसे बढ़ जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं उससे पैसे वापस आते हैं। फर्म्स भी एक्सपोर्ट भी करती हैं और इंपोर्ट भी करती हैं, ये आपने इस तरीके से इसे मेंशन कर देना है। ये डायग्राम थी जो उसने पूछी, तो आपने प्रॉपर डायग्राम बना के समझाया। अब अगला इसको लिंक करना आपने किसके साथ, उसने जो पूछा हुआ था कि क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने जो खास में मेंशन करनी है, वो आप नोट्स भी देखेंगे उसमें नजर आएगी कि इंजेक्शंस और विड्रॉल्स। इंजेक्शन क्या थे, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एक्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये हमारे इंजेक्शंस थे, और एस, टी और एम ये हमारी विड्रॉल्स थे। जितनी हम सेविंग करते हैं क्या इन्वेस्टमेंट में वापस आ जाती हैं, जितने हम टैक्सेस पे करते हैं क्या गवर्नमेंट उतनी स्पेंडिंग हम पे करती है, जितनी हम इंपोर्ट करते हैं क्या उतनी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं करते। तो ये आपने पहले ये बता के फिर कहना है कि अगर IGX ग्रेटर होगा STM से तो इकोनॉमी ग्रो करती है। और अल्लाह की से उम्मीद है कि आपको डायग्राम भी याद होगी, इसकी डायग्राम बना के आप बना देंगे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ये डायग्राम अगर आपको याद हो तो STM की ये डायग्राम थी, STM, और IGX की ये डायग्राम थी, I, G और X। इनके इंटरसेक्शन से ये जो है यहाँ पे इनकम डिटरमिन हो रही है, ये हमारा GDP है जिससे हमने रियल GDP लिखते हैं। और यहाँ पे आप इंजेक्शंस का J और यहाँ का W लिख देना, और ये 0 है। अब आपने कहना जी आई अगर राइज कर जाए, इन्वेस्टमेंट राइज कर जाए, तो इन्वेस्टमेंट के राइज करने से कर्व ऊपर शिफ्ट कर जाए। जब ये कर्व ऊपर शिफ्ट किया है तो आपका GDP Y से Y1, ये असल में आपने शो करना है कि GDP हमारा राइज कर गया किसकी वजह से, इंजेक्शन। अब आई राइज करे, जी राइज करे या एक्स राइज करे, इन तीनों में से किसी एक के, किसी दो के या तीनों के राइज करने से हमारा GDP वहाँ चला जाता है। ये आपने यूजिंग डायग्राम इसको शो करना है। वैल्यूएशन की वही बात कि एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट कितनी है, इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से, साइज ऑफ शिफ्ट कितना है, साइज ऑफ इंजेक्शन कितना है, कहीं विड्रॉल तो ज़्यादा नहीं है, अगर लीकेजेस ज़्यादा हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल करेगी, अगर इंजेक्शन ज़्यादा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ राइज करेगी। ये आपने कंक्लूड कर देना, सिंपल सा क्वेश्चन है। बज़ाहिर सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन ये डायग्राम ने आपका क्वेश्चन हैवी कर दिया, क्योंकि एक आपने ये प्रॉपर डायग्राम एक्सप्लेन करनी है, फिर आपने IGX STM बताना, कोई इररिलेवेंट इधर उधर की बातें नहीं करनी, सीधी सीधी जो बातें उसने बताई हैं वो आपने पहले पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया, डेफिनेशन जो आपको बताई थी, दूसरे पैराग्राफ में डायग्राम बना दी, तीसरे पैराग्राफ में डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, चौथे पैराग्राफ में IGX STM का बता दिया, पांचवें पैराग्राफ में आपने STM की डायग्राम बना दी, ये डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया, और सातवें पैराग्राफ में जाकर आपने वैल्यूएशन कर दी। सिंपल सी लॉजिक, कोई लंबी चौड़ी बातें इधर उधर की करने की जरूरत नहीं। इसी का उससे बी पर पूछा दिया, असेस वेदर सप्लाई साइड पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू अचीव लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। पहले बता दो जी कि गवर्नमेंट के जो मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट सप्लाई साइड पॉलिसी यूज करती है। सप्लाई साइड पॉलिसी क्या होती है, जिससे AS राइट्स पे शिफ्ट होती है। एक तो ये बता दें, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जिसमें आपका GDP राइज करता है। लेकिन लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का पूछ रहा है तो इसमें AS जो है वो राइज करना चाहिए। यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ का चैप्टर अगर आप लिंक करें तो एक हमने एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ का डिस्कस किया था, दूसरा हमने पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का डिस्कस किया था। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या थी कि शॉर्ट टर्म में एग्रीगेट डिमांड के शिफ्ट होने से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को अगर आप रीएलोकेट करते हैं तो उससे AD शिफ्ट होगा, AD के शिफ्ट होने से इकोनॉमिक ग्रोथ आ जाएगी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म होती है। लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ है कि आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी यूज करते हैं। ठीक है, ये एक ही डायग्राम पे बना के आप दोनों को शो कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ को पहले आप, ये सेकंड पैराग्राफ आपका आ चुका है, इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करने के बाद एक्चुअल पोटेंशियल को सेकंड पैराग्राफ में डिफाइन कर देना है कि जनाब ये एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई है, AD और AS। ठीक है, अगर AD शिफ्ट होगा तो आप बता दें कि जनाब ये जो ग्रोथ होगी ये असल में शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है। लेकिन अगर AS शिफ्ट होगा, ये बता दें ये AD1 है, ये AD2 है, ये AS1 LRAS1 लिखे, बल्कि इसे LRAS2 लिखे, और इसमें बताएं कि इसकी वजह से भी आपकी ग्रोथ, ये ग्रोथ राइज करेगा। अगर AD1 को AS1 से अगर देखें, AS1 से हम AS2 पे चलेंगे, ये Y1 Y2, ये डायग्राम प्रॉपर आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे प्राइस लेवल और यहाँ पे रियल GDP। ये लैदर डायग्राम भी बना सकते हैं और एक डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। और AD1 जो है वो शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, और AS1 जो है वो AS2 से जाएगी तो ये लॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है, ये
एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। अब इनके फैक्टर्स के ऊपर आ जाएं कि सप्लाई साइड पॉलिसी, अब वो बता दें सप्लाई साइड पॉलिसीज कौन सी होती हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेटाइजेशन, ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड यूनियन रिफॉर्म्स, ये सारी बातें आपको याद हैं। और एजुकेशन ट्रेनिंग अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो सारे पॉइंट आपने यहाँ पे डिस्कस कर दिए। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, वो सारे पॉइंट आपने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। ये टाइम टेकिंग है, हाँ इसका पॉजिटिव पर चीज़ें बता दें, फिर नेगेटिव बता दें, अभी हमने क्वेश्चन 2 में वो डिस्कस किए। और साथ बताएं कि यहाँ पे अल्टरनेटिव पॉलिसी जरूर बतानी है। जब भी ये बी या ए जो भी क्वेश्चन है, वैल्यूएशन जो है आपको ए पार्ट में भी होती है, बी पार्ट में भी, तो अल्टरनेटिव पॉलिसी जरूर बताएं कि जनाब फिजिकल पॉलिसी भी यूज की जा सकती थी। या तो फिजिकल बता दें या मॉनेटरी बता दें, लेकिन दोनों में से ऐसी बताएं जो एक्सपेंशनरी का बताना, आप एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी और एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कोई एक बता दें कि उसकी वजह से भी ये जो हम लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ है ये अचीव कर सकते थे। लेकिन इनके कन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, इसमें बता देना है कि चाहे ये बताएं चाहे ये, वो हम डिस्कस कर चुके हैं एक जगह पे कि इनके कन्फ्लिक्ट ज़्यादा होते हैं। कन्फ्लिक्ट, ये जो मैंने वीडियो अभी एक लॉन्च की है कल या परसों देखी, वो आप देखिएगा ज़रा, उसमें टॉपिक का नाम ही यही है, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड कन्फ्लिक्ट। वो आप देखिएगा, उसमें फिजिकल पॉलिसी के और मॉनेटरी पॉलिसी के कन्फ्लिक्ट जो हैं वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो बेटर पॉलिसी, हम अगर आप याद हो हम पहले भी डिस्कस किया है कि बेटर पॉलिसी ऑलवेज जो है वो सप्लाई साइड पॉलिसी है, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी में कंफ्लिक्ट कम आते हैं। अवैल्यूएशन में हमें भी बताना है कि गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी, एक पॉलिसी की असेसमेंट, वही जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव बातें ऊपर की हैं वो आपने डिस्कस कर लेनी है। क्वेश्चन 2 में एजुकेशन ट्रेनिंग की डिस्कस की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो हमने बताना है कि सप्लाई साइड पॉलिसी बेटर है, एसएसपी बेटर है देन एफपी या एमपी, और उसकी रीजन इसमें कंफ्लिक्ट कम है। इससे ऊपर आपने ये डिटेल बता देनी है कि एसएस उसके वही पॉइंट जो वैल्यूएशन पॉइंट है कि एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट एल आर एस कितना है, एएस कितना शिफ्ट हो रहा है, और साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट कितनी है, और फिर जो गवर्नमेंट जो भी पैसा लगा रही है एजुकेशन पे, ट्रेनिंग पे, वो कॉस्ट या पैसा कहाँ से आएगा। फिर ये टाइम टेकिंग भी है। ये देखो 4-5 पॉइंट है, इसे 2 आप यहाँ पे डिस्कस करने, साइज और शिफ्ट वाले, ये बाकी 2 आप ऊपर वैल्यूएशन एनालिसिस में डिस्कस कर सकते हैं। और कंक्लूड इस पॉलिसी का, हमेशा जब भी पॉलिसीज के ऊपर कंपैरिजन आए तो आपने हमेशा एसएसपी की फेवर में जाना है, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी की फेवर में नहीं जाना, क्योंकि वो उसमें कंफ्लिक्ट ज़्यादा आते हैं, एसएसपी में कंफ्लिक्ट कम आते हैं। फिर ये प्रोटेक्शनिज्म का पूरा क्वेश्चन से पूछा हुआ कि एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द प्रोटेक्शनिज्म एंड कंसीडर द इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग टैरिफ एज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो पहले प्रोटेक्शनिज्म बता दें कि प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है। प्रोटेक्शनिज्म आप बताएं कि गवर्नमेंट अपनी डोमेस्टिक बिजनेस को या डोमेस्टिक जो फर्म्स हैं उसको इनकरेज करना चाहती है, और जो फॉरेन कंपटीशन है उसको कम करना चाहती है। और डेफिनेशन बता दें इसकी टैरिफ की, कि टैरिफ क्या होता है कि गवर्नमेंट एक टैक्स इंपोज करती है इंपोर्ट के ऊपर, जैसे इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है। यहाँ पे आपने बनानी है इसकी डायग्राम के बगैर इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है टैरिफ को। तो डायग्राम क्या बनाए कि जनाब ये हमारा डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, ये डोमेस्टिक प्राइस है, जबकि वर्ल्ड मार्केट से यही जो प्रोडक्ट है हमें इस रेट में मिल रही है, पी के रेट, ये पी को इसे कहते हैं, ये वर्ल्ड सप्लाई है, वर्ल्ड सप्लाई। अब जब वर्ल्ड सप्लाई है तो अब इसको जरा समझें, ये हमारी टोटल डिमांड है, यहाँ से लेके यहाँ, ये डिमांड है ना, ये टच करेगा, ये डिमांड है ऊपर से आ रही, ये हमारी टोटल डिमांड है। इस टोटल डिमांड में से इतना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारी इंपोर्ट है, और ये हम डोमेस्टिक सप्लाई कर रहे हैं, ये डोमेस्टिक सप्लाई की लाइन है। जब टैरिफ लग जाएगा तो फिर क्या होगा, टैरिफ लगने से अब टैरिफ ये नीचे, इससे नीचे ही रहना, आपने ये बात है ऊपर ना ले जाना, ये मिस्टेक हो जाएगी, इधर गलत हो जाए। ये गवर्नमेंट टैरिफ लगा दिया, इस लिखना P+T लिख लो या T लिख दो, टैरिफ लगने के बाद ये हुआ। अब ये वर्ल्ड सप्लाई विद टैरिफ, ठीक है, +T। अब क्या हुआ, अब इंपोर्ट सिर्फ इतनी रह गई, ये इंपोर्ट हो गई, इंपोर्ट कम हो गई, और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है इतनी राइज कर गई। पहले डोमेस्टिक प्रोडक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक थी, अब जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इनके इतनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन राइज की है। इधर डिमांड भी कम हुई है, लेकिन अब हमारी टोटल डिमांड जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिमांड रह गई है। तो ये आपने प्रॉपर डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना है। टैरिफ के बेनिफिट क्या, कि प्राइस ज़्यादा हुई, उससे इंपोर्ट कम हुई, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गया, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, ये चीज़ें आपने पहले बता दी। फिर इसके साइड इफेक्ट क्या है कि प्रोडक्ट पीईडी कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इनइलास्टिक है, फिर तो लोग बाज नहीं आएंगे। अगर आपने ऐसी चीज़ के ऊपर टैरिफ लगाया, जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल तो लोगों ने परचेज करना ही करना है,
एक ये बताएं, दूसरा ये बताएं कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी कितनी है। ऐसा तो नहीं कि स्मगलिंग और वो जो होती है बॉर्डर के क्रॉस जो मूवमेंट होती है इनफॉर्मल इकोनॉमी वो ना शुरू हो जाए। ये चीज़ें आपने इसकी 2 हावर पॉइंट बता देने। अच्छा, फिर आपने यहाँ पे ये भी बताना है कि प्रॉब्लम इसकी जो बताई हमने, इससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी हो सकती है कि जब आप प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि ऐसे लोग जो कि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं बाहर से मंगवा रहे हैं तो उनका रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिससे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकती है। इसमें से एक पॉइंट आप बचा के रखें, आप नीचे भी ले सकते हैं। फिर रिटेलिएशन, अगर आप प्रोटेक्शन लगाएंगे तो दूसरे कंट्री भी रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट करेंगे तो हमारी जो ट्रेड है वो ज़्यादा अफेक्ट होगी। अगर हम कोई ऐसी चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं जो कि हमारी ज़रूरी है तो फिर वो नहीं आएगी। ये आपने इसकी प्रॉब्लम्स भी बता दी है, इसके पॉजिटिव पॉइंट बता दिए। तो दूसरी पॉलिसी यहाँ रेफर करते हैं कि गवर्नमेंट कोटा यूज़ कर सकती थी, कोटा यूज़ कर सकती है, या कोई और पॉलिसी कोई रेफरेंस बता दें अगर आपको याद है। कोटा यूज़ कर सकती थी, या स्टैंडर्ड लीगल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इतने सेट कर दें कि लोगों को परचेज ना करें, या एम्बार्गो। ये तो खैर ज़्यादा स्ट्रीम वाली पॉलिसी है, एम्बार्गो यूज़ नहीं करनी चाहिए। वैसे आप कोटे वाली बात बता दें कि स्टैंडर्ड गवर्नमेंट सेट कर दे, कोटा लगा दे, और तीसरी पॉलिसी एक्सचेंज कंट्रोल, करेंसी को कंट्रोल करने। कोई एक पॉलिसी आपने अल्टरनेटिव 2 से 3 लाइनों के अंदर वो एक्सप्लेन कर देनी। फिर आपने टैरिफ के बताना कि टैरिफ में इफेक्टिवनेस उसकी डिपेंड करेगी कि एक्सटेंट ऑफ टैरिफ, कितना ज़्यादा टैरिफ लगाया, ठीक है। और एक पॉइंट जो ऊपर आपको बताए थे सारे पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ भी ऐड कर दे कि पीडी उसकी लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 है, इसके ऊपर उसकी सक्सेस डिपेंड करेगी। इतने सारे जो पॉइंट बताए हैं उसमें 2-3 पॉइंट आपने एनालिसिस के ऊपर लिखने हैं, और ये लास्ट पैराग्राफ में वैल्यूएशन में भी एक पॉइंट आप लिख देना। 5 के बी पार्ट में असेस वेदर फ्री ट्रेड इज ऑलवेज बेटर देन द पॉलिसीज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी दैट विशेस टू ट्रेड इंटरनेशनली। तो फ्री ट्रेड बता दो जी, जहाँ पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कम होती हैं। प्रोटेक्शनिज्म, जहाँ पे गवर्नमेंट लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती है। डेवलपिंग इकोनॉमी जो जिसका जीडीपी कम होता है, जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, और जिसका डेट ज़्यादा होता है। कोई एक दो फीचर्स आपने यहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमी बता दें। ये पहला पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में आपने सीधा सीधा आके आपने फ्री ट्रेड के बेनिफिट बता देना। फ्री ट्रेड के बेनिफिट क्या है? चॉइस ज़्यादा आएगी, मूवमेंट ऑफ गुड्स होगी, मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, वैरायटी लोगों को ज़्यादा मिलेगी। जब बाहर से गुड्स आएंगी तो यहाँ पे लोग उसे यूज़ करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का राइज करेगा। साइड इफेक्ट बता दें कि हमारी लोकल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, लोकल फैशन भी कम, लोकल फैशन, इंटरनेशनल फैशन जो है यहाँ पे आएगा, लोकल फैशन की डिमांड कम हो जाएगी, और हमारा जो पैसा है आउटफ्लो ज़्यादा जाएगा, जिससे बैंक ऑफ पेमेंट, यानी कि इम्पोर्ट, जब फ्री ट्रेड जब लोग करेंगे तो इम्पोर्ट ज़्यादा होगी। हमारे कंट्री के जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन, उनको ज़्यादा क्वालिटी वाली गुड बनानी पड़ेंगी। इंटरनेशनल कंपटीशन आ जाएगा, उनकी अफेक्ट कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट हमारी कम कर सकती है। ये आपने पॉजिटिव नेगेटिव बता दें। फिर आपने पॉजिटिव नेगेटिव बतानी है कि अगर प्रोटेक्शनिज्म होता तो फिर इसका क्या था। अब यहाँ एक बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात है, फ्री ट्रेड के जितने बेनिफिट्स हैं वो प्रोटेक्शनिज्म के डिसएडवांटेजेस हैं, और जितने डिसएडवांटेजेस हैं इसके फ्री ट्रेड के, वो एडवांटेजेस हैं प्रोटेक्शनिज्म के। तो प्रोटेक्शन अगर गवर्नमेंट लगाएगी तो उससे आप 3 बातें जरूर बताएं कि सिक इंडस्ट्रीज जो है वो सिक्योर होती हैं, इन्फ्रेंट इंडस्ट्रीज सिक्योर होती हैं, और स्ट्रेटजिक इंडस्ट्रीज सिक्योर होती हैं। लोकल एम्प्लॉयमेंट हम इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन रिटेलिएशन है कि उसका नुकसान होगा। तो इसका एक्सटेंट ऑफ फ्री ट्रेड का आपने वैल्यूएशन में जरूर बताना है कि आपका जो कंट्री है, जो हमारा कंट्री है, जब हम ट्रेड करते हैं तो हम वैल्यूएशन में पॉइंट जरूर बताएं कि हम प्राइमरी गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं जिसकी प्राइसेस कम होती हैं, वैल्यू कम होती है, और हमारा बेंचमार्क का एक्सपोर्ट रेवेन्यू ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन जब हम इंपोर्ट करते हैं जो चीज़ें, वो हम इंपोर्ट ऐसी चीज़ें करती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और हमें ज़्यादा बिल पे करने पड़ते हैं, जिससे बेंचमार्क डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं। फिर हम इंपोर्ट कर क्या रहे हैं, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अगर कैपिटल गुड्स कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, नुकसान होने दें, फ्यूचर में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं फिर हमें नुकसान होगा इसका। और हमारी एक्सटेंट ऑफ, फिर दूसरी एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि बेंचमार्क डेफिसिट है, क्वालिटी हमारी प्रोडक्ट्स कितनी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। ये इतने सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें से कोई 2 पॉइंट आपने, 2 से 3 पॉइंट आपने वैल्यूएशन में डिस्कस करने हैं, और कोई से 2 पॉइंट आपने ऊपर एनालिसिस में डिस्कस कर देने हैं रिस्पेक्टिवली। तो ये अगर इस ओवरऑल इस पेपर को देखें तो इस पेपर में ये जो गिनी कोएफिशिएंट वाला और ये वाला क्वेश्चन था, इसमें से क्वेश्चन 3 करना ज़्यादा बेहतर था, 3 का ए और 3 का बी।
और अगर आप सेक्शन सी देखें तो आपकी चॉइस थी कि अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सप्लाई से पॉलिसी आती है तो आप ये कर सकते थे, अगर प्रोटेक्शन आपको अच्छा आता है तो आप ये कर सकते थे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलिए इसके सेक्शन ए की तरफ। सेक्शन ए में उसने आपको, मैंने पहले ही बताया था कि पहले आपने हमेशा पढ़ना है कि इस डाटा का नाम क्या है। इसका नाम है डिलेमा फॉर यूरोप सेंट्रल बैंक, ईसीबी का सेंट्रल बैंक की कोई डिलेमा उसने डिस्कस किया है। फिर उसने फिगर दिया ये सीपीआई है, और ये यूरोजोन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताया है कि यूरोजोन के अंदर जो सीपीआई है वो कितना राइज कर रहा है। इसमें देखो 100 से सारी वैल्यूज ऊपर है, आपको बताया हुआ जितना आंसर 100 से ज़्यादा आएगा उतनी इन्फ्लेशन है। देखिए 6%, 7%, जितना 100 से ज़्यादा आएगा तो ये सारी इन्फ्लेशन राइज कर रही है। और ये उसने एक और दिया हुआ यूरोजोन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखो 8.1 था शुरू में, लेकिन ये कम हुआ है अक्रॉस द टाइम, 6.8 तक अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है और इन्फ्लेशन राइज किया। ठीक है, ये इनका रिलेशनशिप भी है, वो हम A2 में जाकर डिस्कस करते होते हैं ऐसे। और ये उसने कुछ रिकमेंडेशन दी। अब उसने सिंपल पूछा हुआ डिस्क्राइब व्हाट वाज हैपन टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन द यूरोजोन बिटवीन मार्च 2021 एंड फरवरी 2022। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्या हुआ, तो सिंपल आपने यहाँ पे बताना है कि क्या हुआ कि वो राइज किया। ठीक है, आपने ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी, 2 नंबर है सिर्फ इस क्वेश्चन के, तो आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। आपने जो उसने बात पूछी आपने सिर्फ वही बात बतानी है। और वो बात से पूछी थी कि क्या हुआ जी यूरो उस जोन में आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हुआ है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई है, और ये राइज किया है, कितना राइज किया है 4.8 से 4.9%। वो कैसे आएगा, शुरू का डिफरेंस एंड से ले लेना है। ठीक है, डिफरेंस कैसे लेना है, ये वाली वैल्यू P2 है और ये वाली वैल्यू P1 है, P2 माइनस P1 ओवर P1 इंटू 100। सिंपल आपने ये कैलकुलेट कर लेना है, परसेंटेज चेंज इसको हम निकालते हैं। वो आपने वैल्यू कोड कर देनी, उसका एक नंबर मिलेगा, दूसरा नंबर आपको मिलेगा एक नंबर के वैल्यू जो सीपीआई है या इन्फ्लेशन राइज कर रही है। कुछ पूछा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बताएं, आइडेंटिफाई करें मेन टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। तो उसने जो उधर जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसे अंदाज़ा होगा कि उसमें सप्लाई का प्रॉब्लम था, तो सप्लाई की वजह से AS1 AS2 पे चली गई। ये आपने डायग्राम बना के AS1 जब AS2 पे जाएगा तो ये प्राइस राइज करेंगी जिससे हमारा जीडीपी कम होगा। तो ये देखो 2 नंबर है, ज़्यादा नहीं बताना आपने, सिर्फ उसने सिर्फ ये इसका एक नंबर इस चीज़ का मिलेगा कि ये सप्लाई साइड की रीज़न थी। वो आप जब पैराग्राफ पढ़ेंगे वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब रॉ मटेरियल महंगा हुआ, इस तरह चीज़ें महंगी होगी तो उससे आपकी एएस कम हो जाएगी। और ये आपने डायग्राम बनानी है, प्रॉपर लेबल करना है, एक्स एक्सिस जो है वो रियल जीडीपी, वाई एक्सिस इसको शो करता है। फिर कंसिडर द एक्सटेंट टू व्हिच द शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर इन द यूरोजोन में हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द इंक्रीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, अगर लेबर की सप्लाई अगर कम हुई है तो क्या इसकी वजह से रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज किया है। तो ये हम A2 में वैसे पढ़ते होते हैं आमतौर पर, जब वेज रेट जब इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से लोग अपनी जो सर्विसेज हैं वो ज़्यादा ऑफर करते हैं कि हम काम करने के लिए तैयार हैं। जब ज़्यादा लोग काम करने के लिए तैयार हैं तो फिर बाकी जो लोग हैं अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर है। तो जो लेबर सप्लाई है वो सबसे पहली बात जो इफेक्ट होती है वो वेज रेट से होती है। जितनी वेजेस ज़्यादा होंगी उतनी लोग अपनी सर्विसेज ज़्यादा ऑफर करेंगे। दूसरी चीज़, जितनी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करती है, वो असल में जब आप लेबर ज़्यादा ऑफर करते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज कर जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के राइज करने से हमारा एएस कर्व, ये जैसे हमने ऊपर डायग्राम बनाई, एएस कर्व कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के राइज करने से लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेगा, इससे ये इन्फ्लेशन हुई। तो ये आपने पूरा एक लिंक यहाँ पे, अब ये देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले भी हमने एक जगह डिस्कस की थी कि यहाँ पे आपने से प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करना। आपने सी पार्ट पढ़े ना, सी पार्ट में उसमें एक्सप्लेनेशन मांगी, तो यहाँ पे आप उसे एक्सप्लेन करेंगे। लिंक इसका डायग्राम आपने ऊपर बना दी और एक्सप्लेन उसने देखो यहाँ पे पूछा हुआ, तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना। और 4 नंबर के पार्ट में आप वैल्यूएशन भी कर सकते हैं 1 नंबर की, और वो ये है कि एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट मैटर करेगी कि कितनी ज़्यादा कॉस्ट राइज की है, क्योंकि वेजेस राइज करना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है, और जिसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट शिफ्ट की है। तो आपने ये बताना है कॉस्ट कितनी राइज की है या वेजेस कितनी राइज की है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो इन्फ्लेशन के ऊपर आ रहा है। तो 4 नंबर है आपने, यानी कि ये असल में इकट्ठा क्वेश्चन पूछा जा सकता था 6 नंबर का, लेकिन उसे डायग्राम लहदा पूछ ली है और उसकी रीजन उसने लहदा ये पूछी हुई है। तो आप इसलिए जब भी आप डाटा रिस्पॉन्स के क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आंसर दे रहे होते हैं, आप पहले ABCDEF सारे पढ़ लें, कि ये ना हो कि BC का आंसर आप B में पहले लिख दें, डिटेल ऐसी टाइम वेस्ट कर दें। जब आपको पता है कि वो C में जाके एक्सप्लेनेशन उसने पूछी है तो आप इसको B में फिर एक्सप्लेन ना करें, B में बस डायग्राम बनाकर सीधी सीधी बात उससे पूछे वो बताएं, और यहाँ पे रीजन को एक्सप्लेन करें जो उसने ये पूछी हुई है।
अब ये 6 मार्क्स से 2 हैंडल पार्ट है कि कंसेप्ट ऑफ पीईडी बताएं यूज करते हुए कि इम्पैक्ट ऑन पुअर हाउस होल्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्लूडिंग दोज ऑन फिक्स्ड इनकम ऑफ राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड एंड एनर्जी। अगर फूड और एनर्जी की प्राइस राइज कर जाए तो पीईडी का कंसेप्ट यूज करते हुए बताएं कि पुअर हाउस होल्ड पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो पहले आप बताएं कि पीईडी क्या होता है। परसेंटेज चेंज का वर्ड जरूर यूज करना है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंट चेंज इन प्राइस, ये होती है पीईडी। आंसर ग्रेटर वन है तो इलास्टिक, लेस देन वन है तो इनइलास्टिक। ग्रेटर देन वन है तो इलास्टिक, लेस देन वन है तो इनइलास्टिक। फिर आपने बताना जी फिक्स्ड इनकम पीपल, अगर प्राइसेस ऑफ फूड क्या है, फूड हमारी नीड है। एनर्जी क्या है, जो हम एनर्जी इनके बिजली यूज करते हैं या कोई भी चीज़, ये भी हमारी नीड है। तो इन दोनों की इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन वन होती है। ये आपने बता देना है क्योंकि ये नीड है, डेली बेसिस पे यूज करते हैं। अब फूड एक्सपेंसिव हो जाए तो यूज करना बंद नहीं कर देंगे। तो अब आपने सेकंड पैराग्राफ में इनको दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब इनकी जब प्राइसेस राइज कर जाएंगी, जब पीईडी लेस देन वन है और उसकी प्राइस राइज कर जाए तो लोगों का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, यानी कि वो टोटल एक्सपेंडिचर क्या था, अगर आपको याद हो, पीईडी जब लेस देन वन होता है तो पीईडी के लेस देन वन होने की वजह से, पीईडी के लेस देन वन होने की वजह से जब आप प्राइस राइज करते हैं तो टोटल रेवेन्यू प्रोड्यूसर का राइज कर जाता है, और वही जो रेवेन्यू है वो असल में कंज्यूमर का क्या है, कंज्यूमर का वो एक्सपेंडिचर है, वो भी क्या करता है, राइज कर जाता है। तो ये आपने लिंक यहाँ पर असल में उसने पूछा होगा। वैल्यूएशन में क्या बताएंगे कि एक्सटेंट ऑफ चेंज इन प्राइजेस, के प्राइजेस कितनी ज़्यादा चेंज हुई है। फिर गवर्नमेंट की अथॉरिटी कितनी है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है लोगों को नहीं कर रही, ये ना डिग्री ऑफ चेंज। ये आपने हमेशा बातें ज़हन में रखनी है कि ये उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर आप इनकम का कितने परसेंट फूड के ऊपर, कितने परसेंट एनर्जी के ऊपर स्पेंड करते हैं, ये वो पॉइंट है जो आपके जहन में रहे, वो आप उधर पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आखिरी बार से मुझे असेस करें एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ईसीबी सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया जाए तो उससे इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपने डायग्राम बनानी है कि इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाएगा तो 81 82 पे ये कर्व बैकवर्ड शिफ्ट होगी ऐसे। और लिंक आपने पूरा बनाना है। क्या होता है जब इंटरेस्ट रेट जब राइज किया जाता है उसकी वजह से मनी सप्लाई कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज करने की वजह से लोग लोन जो है, देखिए हाउस होल्ड और जो फर्म्स हैं वो लोन कम लेंगी। जब लोन कम लेंगी तो उसकी वजह से मनी सप्लाई इफेक्ट होगी और ये इंटरेस्ट रेट शिफ्ट हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी ये। लेकिन नुकसान इसका क्या होगा, नुकसान हमने बताना है कि जीडीपी जो है वो क्या कर जाएगा, वो जीडीपी हमारा कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी। वही कन्फ्लिक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक कन्फ्लिक्ट जो कल मैंने वीडियो लगाई है वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्लास में भी डिस्कस किया, नोट्स में भी लिखा हो। तो ये वही जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी जो कन्फ्लिक्ट है वो आपने यहाँ पर डिस्कस कर देना है। और एवैल्यूएशन में वही एक्सटेंट ऑफ शिफ्ट के शिफ्ट कितनी, इंटरेस्ट रेट कितना ज़्यादा किया है और उसकी वजह से एक्सटेंट ऑफ साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ शिफ्ट ये भी मैटर करती है। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ये आपने पेपर के अंदर जो सेक्शन ए है वो आपने एंड के ऊपर करना है, पहले आपने सेक्शन बी और सेक्शन सी करना है। ये जो हम पेपर जो भी डिस्कस करते हैं या पेपर बाद में एक दफ़ा अटैम्प्ट भी किया करें, ये 5 के 5 सवाल, तो आप भी कोशिश करें अटैम्प्ट करें। और काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो ये करके भेज रहे हैं तो वो मैं उसे चेक भी साथ साथ करता जा रहा हूँ।